आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने कोई एडल्ट मूवी या वेबसाइट पर जाके खुद का अकेलापन दूर न किया हो। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे एडल्ट लिंक्स जरूर खोले हैं, फिर चाहे इसको हमारे दोस्तों ने दिखाया हो या फिर हमने खुद अपनी क्यूरियोसिटी देखा हो। लेकिन हमने कभी ऐसे कंटेंट्स, वेबसाइट्स और मूवीज के पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम जो देख रहे हैं उसके पीछे कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, ग्रूमिंग गैंग्स, रेपिस्ट और ह्यूमन ट्रैफिकर्स का हाथ है। ये पूरी एडल्ट इंडस्ट्री इन्हीं लोगों के दम पे चलती है और ये अंडर एज बच्चों को भी बेयरली लीगल बोलकर बिना कंसेंट के उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। So it's when I sleep with students, or barely legal, as I've said and the media have said, it shows me discussing consent with them. It shows me saying to them, this is what I enjoy, this is what I don't enjoy. इस इंडस्ट्री में एजेंसीज और मैनेजर्स पिम्प का काम करते हैं और वो पैसे और फेम के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और अगर कोई एक्ट्रेस इनकी बात नहीं मानती और इस दलदल से निकलने की कोशिश भी करती है तो यहाँ से सिर्फ उसकी डेड बॉडी बाहर निकलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है इस इंडस्ट्री के पीछे का असली सच और क्या हमारे फ्यूचर में भी इसकी वजह से कोई इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो हमें करना क्या चाहिए। जब आपका कोई दोस्त रात में आपसे लिंक मांगता है तो आप यही सोचते हैं कि जितना हो सके उतना बेस्ट इसको लिंक दूं, लेकिन फिर गिन चुन के आप इन्हीं वेबसाइट्स को शेयर करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस है और हर कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन जो बात 99% लोगों को नहीं पता वो है इन वेबसाइट्स के पीछे का राज। तुम्हें पता भी नहीं है जब तुम रात में इन वीडियोस को सर्व करते हो तो तुम्हारे हर क्लिक से कार्बन एमिशन होता है। मुझे पता है ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, लेकिन ये सच है। आज जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स हैं वो वीडियो स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। 2019 में हब पे अकेले 42 बिलियन विजिटर्स आए थे, यानी मंथली 115 मिलियन लोग, जिन्होंने 4.6 बिलियन आवर्स का कंटेंट कंज्यूम किया था। इसको एक एग्जांपल समझे तो हम कॉर्नहब को नेटफ्लिक्स मान के चलते हैं जो 0.0013 किलोवाट पर आवर एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 2016 में उसने लगभग 6 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी यूज की थी और इतनी एनर्जी से हम लोग 11,000 लाइट बल्ब को एक साल तक जलाकर छोड़ सकते हैं। अब चलो ये बात तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गई, तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम जो ये ब्राउज़र्स और रेडट्यूब जैसी वेबसाइट देखते हो उसको रन कौन करता है, तो शायद ये बात तुम में से किसी को नहीं पता होगा। ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने गिनाई हैं इन सब को एक सिंगल पेरेंट कंपनी ओन करती है जिसका नाम है एलो, जो कि पहले माइंडगीक के नाम से जानी जाती थी। और इंटरनेट पर आप जितने भी एडल्ट कंटेंट देखते हैं उनमें से मैक्सिमम यही कंपनी बनाती है। यहाँ तक कि जो सबसे फेमस स्टूडियोज हैं जैसे रियलिटी किंग, डिजिटल प्लेग्राउंड, वो सब भी इनके अंडर ही आते हैं। और इस कंपनी का स्ट्रक्चर भी काफी यूनिक है। इन्होंने एक ही कंपनी को मल्टीपल एंटिटीज में डिवाइड कर रखा है और सबका डोमिसाइल ऐसे देशों में जहां पे टैक्स और गवर्नमेंट का इन्हें कोई डर नहीं है, जैसे लग्जमबर्ग और क्यूरोसाओ। और जितनी भी लड़कियों और मॉडल्स को कास्ट करते हैं, आपको क्या लगता है वो सब अपनी मर्जी से आती हैं? इनके ऊपर हजारों चार्जेस लग चुके हैं लड़कियों को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने का। ऐसा ही एक काफी फेमस केस हुआ था गर्ल्स डू में, जो कि एक अमेरिकन वेबसाइट थी जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग लड़कियों को फंसाते थे खुद को मॉडलिंग एजेंसी बताकर, और ये लड़कियां पैसों को देखकर जब हाँ बोल देती थी तब ये उनको ऑन कैमरा एडल्ट सीन करने के लिए फोर्स करते थे। और इतने केसेस के बाद जाके 2020 में 22 सर्वाइवर्स को $13 मिलियन का कॉम्पेंसेशन मिला था उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। और गर्ल्स डू के जो प्रोड्यूसर और रिक्रूटर थे उन्हें भी 20 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी गर्ल्स डू की पेरेंट कंपनी जो कि एलो थी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। एलो के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लग रहे थे वो सबको फॉल्स क्लेम कर रहा था। लेकिन 2023 में जाकर इन्होंने फाइनली एडमिट किया कि गर्ल्स डू जो कि काफी बड़ा सेक्स रैकेट था उससे इनको पेमेंट आती थी। और इतने बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के बाद भी इन्होंने बस यूएस गवर्नमेंट के साथ डिफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट में आके $1.8 मिलियन का फाइन दिया और बस 3 साल के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग के साथ इन्हें छोड़ दिया गया। कुल मिला के इनको कोई भी सजा नहीं हुई क्योंकि ये इतनी बड़ी $1 बिलियन मार्केट है कि गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होता है। इस वजह से इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और इसी वजह से इनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि अगर कोई इनके खिलाफ जाना भी चाहता है तो ये उसको जान से मार देते हैं। आपने कई केसेस सुने होंगे जिसमें काफी फेमस कॉर्न स्टार्स की बड़ी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है, लेकिन कभी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही फेमस केस था ऑगस्ट एम्स का, जो कि एक कैनेडियन कॉर्न स्टार थी और ये काफी फेमस भी थी अपने टाइम पे। लेकिन दिसंबर 2017 में इन्होंने एक सीन करने से मना कर दिया था क्योंकि इनको पता चल गया था कि इनका जो को स्टार है वो गे फिल्म्स में काम करता था। और इस चीज का रीजन भी काफी सिंपल है क्योंकि इस इंडस्ट्री में एसटीडी सर्दी जुकाम से भी ज्यादा कॉमन है और काफी लोगों का मानना है कि जब कॉर्न एक्ट्रेसेस स्ट्रेट मेल्स के साथ शूट करती हैं तो उनके एसटीडीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं बजाय उन मेल एक्टर्स के जो गे, ट्रांस, वुमेन सबके साथ शूट करते हैं। लेकिन इस चीज पे ऑगस्ट एम्स को काफी ज्यादा बैकलैश मिला था और उसके इस ट्वीट के 2 दिन बाद ही उसकी एक पार्क में मौत हो जाती है और एज यूजुअल इसको एक सुसाइड केस बताकर इग्नोर कर दिया गया था, जबकि ऑटोप्सी की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ऑगस्ट की बॉडी में काफी ज्यादा टॉक्सिन्स भी पाए गए थे। और ये सिर्फ एकलौता केस नहीं था, सेम टाइम फ्रेम में यूरी लव नाम की भी एक्ट्रेस अपने अपार्टमेंट में ड्रग ओवरडोज से मरी पाई गई थी। और फिर तो ऐसे केसेस की जैसे लाइन ही लग गई थी। किसी की अपने बेड पे ओवरडोज से मौत हो गई, फिर किसी की एक्सीडेंटल फेंटानिल और कोकेन से डेथ हो गई, और फिर ना जाने कितने लोगों की डेथ का तो कोई सॉलिड रीजन भी नहीं था। ये आप खुद ही दे सकते हैं, इतने सारे नाम है और शायद तुम लोगों में से बहुत लोग इनको जानते भी होंगे।
लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इससे ज्यादा क्या ही गिर सकता है, मैक्सिमम कोई किसी की जान ही ले सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके सामने शायद ये सारी बातें भी छोटी लगने लगेंगी। तो आज के टाइम पे हर किसी को, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, सबको ओनली फैंस के बारे में पता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्रिएटर अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं और लोग उनके सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं। लेकिन ये मॉडल सुनने में जितना सिंपल साउंड करता है उतना है नहीं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स भी होते हैं और एजेंसीज भी होती हैं। और ओनली फैंस के जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं वो मेनली एजेंसीज के थ्रू ही वर्क करते हैं। और ये एजेंसीज इनको फेमस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और इसको मैं आपको एक काफी रिसेंट एग्जांपल समझाऊंगा। बॉनी ब्लू एक ओनली फैंस क्रिएटर है जो अभी रिसेंटली एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी है। और ये क्यों इतनी फेमस है, इसका रीजन सुन के शायद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। बॉनी ब्लू ने फेमस होने के लिए 12 घंटों में 1000 आदमियों के साथ सोने का चैलेंज लिया था और यही उसका सबसे बड़ा यूएसपी था। What event? Event where I slept with 1,000 men in 12 hours. That's not that does not make sense to me. You slept with 1,000 men, not 999. 1,000 in 12 hours. Yeah, well, 1,057. I hit the 1,000 and there's still 57 men queuing. You felt bad? I couldn't say to them, sorry guys, I know you've just put in a long shift waiting, you've brought your packed lunch, you need to go home. Of course, I was like, welcome in. There was no condoms. There was condoms. A few did slip off inside of me, but it was fine because we hooked them out. What is that? Wait. बॉनी ब्लू और उसकी एजेंसी ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए फ्री में लोगों के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया था, सिर्फ एक कंडीशन पे कि वो उनकी वीडियोस को ओनली फैंस पे अपलोड करेंगे, जिससे उनके सब्सक्राइबर्स उनको एक्स्ट्रा टिप और प्रीमियम देंगे। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, इन्होंने टीनेज लड़कों के साथ भी वीडियो शूट करके अपलोड किया था, जो कि आपको थोड़ा डीप वेब पे ही मिलेगा। और यही सब हरकतें करके बॉनी ब्लू महीने का 600,000 यूरोस कमाती है। और अगर ये बातें सुन के आपको चक्कर आ रहे हैं तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप यही मनाएंगे कि काश आप बहरे होते। ये 1000 मैन वाले ट्रेंड के बाद बॉनी ब्लू ने एक और चैलेंज लिया जिसको सुन के ही लोग पागल हो गए थे। और इस चैलेंज का नाम था बॉनी ब्लूज पेटिंग जू, जिसमें वो बिना कपड़ों के एक ग्लास बॉक्स में पब्लिक डिस्प्ले की तरह शोकेस होगी, वो भी जू में। और जितने भी लोग उसको देखने आएंगे उनका जो मन करेगा वो कर सकते हैं। और ये चैलेंज इतना ज्यादा हेनियस था कि ओनली फैंस तक को इसका अकाउंट बैन करना पड़ा, जिससे उसको 7.2 मिलियन यूरोस का लॉस हुआ था। अब मैं ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये एडल्ट इंडस्ट्री कितनी ज्यादा डार्क और गिरी हुई है, बल्कि इसलिए भी बता रहा हूँ कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। जब ऐसे एडल्ट क्रिएटर्स इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि लोग इनके ऊपर हैशटैग ट्रेंड्स करवाते हैं, तो इससे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि एक एडल्ट एक्ट्रेस के फेमस होने से डोमिनो इफेक्ट का क्या रिलेशन, तो यहीं पे तुम गलत हो। जब किसी एडल्ट एक्ट्रेस को ये सब हरकतें करके फेम मिलता है तो इससे कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में। उसके साथ की और जितनी क्रिएटर्स होती हैं उनको अटेंशन मिलना कम हो जाता है और फिर हर क्रिएटर यही सोचने लगता है कि अगर कम से कम टाइम में फेम और पैसा कमाना है तो उन्हें भी इस तरीके के हिनियस चैलेंजेस और ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे लोग उनको भी व्यूअरशिप और अटेंशन दें। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। बॉनी ब्लू के इस ट्रेंड के बाद से काफी नए क्रिएटर्स भी सामने आए। कोई एक दिन में 101 आदमियों के साथ सोने का चैलेंज ले रहा था। I don't know if I'd recommend it. It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. In my head right now, I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. But it's just, I don't know, it's just weird, isn't it? Like, if I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100, you know. तो कोई पब्लिक प्लेस में क्रीपी सेक्सुअल प्रैंक कर रहा था सिर्फ फेम के लिए। और ऐसे आपको ढेर सारे क्रिएटर्स अब देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर फेमस होना है तो कुछ एक्सट्रीम ही करना पड़ेगा। और फिर ऐसे ही कंटेंट को धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, जिससे ये सिर्फ एडल्ट प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बल्कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाए। और फिर जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा उनकी फीड में भी एल्गोरिदम ऐसे ही कंटेंट को पुश करेगा। और हमारा फ्यूचर यही होने वाला है। और मैं ये कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी झलक हमें आज प्रेजेंट में ही देखना शुरू हो गई है। आज जितने भी एडल्ट क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ एडल्ट वेबसाइट्स तक सीमित नहीं है, उनका अकाउंट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और वो हर जगह अपने कंटेंट को प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे। अब ऐसा ही लोग करते हैं मार्केटिंग और हाइप बनाने के लिए। जिस वेबसाइट से तुम अकेले इनकॉग्निटो से जाते थे ताकि किसी को पता ना चले, अब उन्हीं क्रिएटर्स का कंटेंट तुमको स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तुम किसी पब्लिक प्लेस में रील स्क्रॉल कर रहे होगे, फिर भी तुमको ये इनकॉग्निटो वाले कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारे मन में जिस चीज को लेकर एक टैबू था वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जाएगा और फिर तुम इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे और इसी ब्रेन वॉशिंग से बनेगा नया फ्यूचर। और सोचिए, इस इन्फ्लुएंस को चाइना ने हमसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है। चाइना ने सीधा सीधा ओनली फैंस को बैन कर दिया, ये कह के कि ये एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जिससे चाइना का कल्चर खराब हो सकता है। और ये इन्फ्लुएंस आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमने बस अपनी आंखें बंद कर ली। इंस्टाग्राम पे काफी आपको ऐसे क्रिएटर्स देखने को मिल जाएंगे जो इसी तरीके के एक्सट्रीम वल्गर कंटेंट बनाते हैं, जिसमें वो पब्लिक प्लेस में बिना कपड़ों के वॉक करते हैं। भाई बहन और अपनी मदर के साथ मिलकर वो ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिससे एक शॉक वैल्यू क्रिएट हो सके।
क्योंकि लोगों को डीप डाउन ऐसे अनऑर्थोडॉक्स और इंसेस्ट वाले कंटेंट कहीं ना कहीं एक्साइट भी करते हैं। बेशक वो मुंह पे बोले कि ये सब गलत है, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे फ्यूचर से बच सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेक्स कोई टैबू नहीं है। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन हम कभी वल्गर कंटेंट को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते। जब तक इस दुनिया में सेक्स का कॉन्सेप्ट है, तब तक ऐसे कंटेंट बनते रहेंगे। तो इनको बैन करने से बेटर है हम इनको मॉनिटर करना शुरू कर दें। अगर ऐसे कंटेंट बन भी रहे तो उसके ऊपर कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई एक्सट्रीम कंटेंट बना रहा है जिससे रेप, इंसेस्ट और पेडोफिलिया जैसी चीजें प्रमोट हो रही हैं, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की पूरी जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन सब चीजों पर बात ही नहीं करते शर्म के मारा, क्योंकि ये सब हमारे लिए एक टैबू है। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन पे भी काफी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, जिससे किसी ब्रोकन एल्गोरिदम की वजह से ऐसे कंटेंट किसी टीनेजर की फीड पे पुश ना हो। अब एक और सॉल्यूशन लोग ये देते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इन सब चीज़ों से इंगेज करना बंद कर दे, ऐसे कंटेंट से इंगेज ना करें। तो ये सॉल्यूशन थोड़ा प्रैक्टिकल तो है, लेकिन अनरियलिस्टिक है। हम दुनिया के सारे गंजेड़ियों को ये नहीं बोल सकते कि तुम गांजा ना फूको। तो इस पे तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास कोई अगर ऐसे एज ग्रुप का इंसान है जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके डिवाइस में तुम कुछ पेरेंटल कंट्रोल डाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ना देख पाए, क्योंकि सबकी सेक्सुअल अर्जीज होती हैं और वो कभी ना कभी ऐसी चीज़ें देखेगा ज़रूर। तुम्हें बस ये मॉनिटर करना है कि वो जो भी चीज़ देख रहा है वो किसी एक्सट्रीम लेवल पे ना हो, जिससे वो अननेचुरल चीज़ को नेचुरल ना समझने लग जाए। तो अब मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से जो हम मैसेज और इशू रेज कर रहे हैं वो तुमको समझ में आ गया होगा और इस पर अब तुम वर्क करना भी शुरू कर दोगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। हमारा टारगेट है अगले साल तक मिलियन पहुंचने का, तो उसमें हमको आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। और वीडियो को बूस्ट करने के लिए लाइक करो, और अब हाइप का भी ऑप्शन आ गया तो हाइप भी कर सकते हो। और यूट्यूब के अलावा जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, एक्स, डिस्कॉर्ड, सबका लिंक तुमको नीचे मिल जाएगा। वहाँ से जाके तुम अपने हिसाब से हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।